सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर खुद से पढ़ने के लिए बहुत बड़ा टॉपिक पड़ जाता है और उस टाइम पे जब प्रॉपर नीट के एग्जाम आने में पूरे पूरे 3 वीक्स भी ना बचे हों, तो इस टाइम पे अगर आप वन शॉट देखने जाओगे या फिर कहीं से कोई वीडियो लेक्चर देखने जाओगे पूरा कंप्लीट, तो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस टाइम को आप अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस पे दे सकते हो और अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो हर साल इससे 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। 2025 का जो वन ऑफ द टफेस्ट नीट एग्जाम था उसमें भी इससे 3 क्वेश्चन आए हुए थे। सोचो 3 क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स। अगर ये 15 मार्क्स किसी के नहीं आए तो उसकी रैंक में 10,000 से 20,000 रैंक का डिफरेंस पड़ेगा। अगर हम लास्ट काउंसलिंग की बात करें तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक नंबर से भी जीएमसी डिसाइड होता है, तो हम 15 मार्क्स को तो अपने छोड़ ही नहीं सकते। ये तो हमको कैसे भी करके कंप्लीट करके ही जाना है। तो गाइस डोंट वरी, इधर उधर से कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में जहाँ जहाँ से भी और जिस जिस टॉपिक से जिस जिस फॉर्मूले से और जिस भी थ्योरी पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस कर दूंगा। और डोंट वरी, लास्ट में हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये आपका पूरा फुल शॉर्ट वीडियो होने वाला है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का होगा। तो गाइस कहीं भी कोई स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को पूरा देखें। आपका जो लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर है पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Myself अभिमन्यु राजपूत, currently I am an MBBS student at ASMC हरदोई 2025। लिक्विड चैप्टर की शुरुआत होती है हमारी नॉर्मेलिटी से। अब अगर हम नॉर्मेलिटी की बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एन, कैपिटल एन का यूज होता है। इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अगर हम वॉल्यूम को लीटर में लिखते हैं तो ये जो 1000 है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट है ये दोनों मिलकर हमारा बना देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की हमारी जो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट। अब अगर हम हमारी इसकी यूनिट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन लीटर, ये VML वाला। तो हमको यूनिट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस केवल फॉर्मूला इसका याद रखना है। अगर हमारी नॉर्मेलिटी है तो हमारा लिखना है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 अपॉन ml। अब उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालने पड़ते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट निकालते टाइम अगर आपको नॉर्मेलिटी दे दी गई है तो गाइस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत बार ये होता है कि आपको मोल्स दे दिया जाता है और उसका वैलेंसी फैक्टर दे दिया जाता है, फिर आपसे कहते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट। अब उसके बाद आपको बहुत बार ये होता है कि मोलैरिटी दे दी गई, तो इस वाले फॉर्मूले को हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हो जाता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू एन फैक्टर। और ये रिलेशन यहाँ से आता है, जो हमारी नॉर्मेलिटी होती है, नॉर्मेलिटी बराबर होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। हमने ये चीज़ यहाँ पर रख दी तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर नॉर्मेलिटी दी है तो ये पूरे टर्म को नॉर्मेलिटी से रिप्लेस कर दो, हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। या फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, इसको याद रखना है, इसी से सारी चीज़ें बन जाएंगी। अब अगर हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कौन बड़ा कौन छोटा। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी कंडीशन में जो हमारी नॉर्मेलिटी है वो हमारी मोलैरिटी से छोटी नहीं हो सकती। या तो हमारी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से बड़ी होगी या फिर इक्वल होगी, बट किसी भी कंडीशन में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी से बड़ी नहीं होती। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टर्म की, जो कि है हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से और इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। यहाँ पर अगर ml में नहीं लिख रहे हो, लीटर में लिख रहे हो, तो ये जो 1000 है ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो ये जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ये हमारा मोल बना देगा, तो मोल अपॉन लीटर। उसके बाद जैसे हमने ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूले को मॉडिफाई करा, तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे तो ये हमारा मोल बन गया, तो मोल इक्वल्स टू हो जाएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर यहीं पर ml में दिया है तो ये 1000 जो ऊपर था वो 1000 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपॉन 1000। अब बहुत बार थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि टेम्परेचर का किस पर इफेक्ट पड़ेगा। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ठीक, ऐसे सारी चीज़ें देखिए आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, देखो मोलैरिटी में भी नीचे वॉल्यूम आया है और हमारी नॉर्मेलिटी में भी नीचे वॉल्यूम आया है, और ये बात सबको पता है कि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर से वेरी करती है। अगर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ करेगा तो हमारी वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगी, और अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगी तो हमारी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों की दोनों डिक्रीज़ करेंगी, क्योंकि वॉल्यूम हमारे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों के
के डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा और हमारी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों डिक्रीज होंगी। अब क्वेश्चन में यह है कि कौन इनसे इंडिपेंडेंट है। विच ऑफ द बिलो क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। उसने बोला है इंडिपेंडेंट, तो यानी कि उसका फर्क नहीं पड़े। तो हमारी जो मोलैलिटी है एक वही क्वांटिटी है जिसका टेम्परेचर से कोई दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ये दोनों टेम्परेचर से वेरी करती हैं। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड क्वांटिटी जो कि है हमारी मोलैलिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। इसका फॉर्मूला होता है मोलैलिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये गाइस 3 स्टार टॉपिक है कि यहाँ पर वेट किसका आएगा, तो वेट आता है हमारे सॉल्वेंट का। अब इसकी यूनिट की बात करें तो ये मिला के हमारी हो जाएगी मोल और नीचे है वेट यानी कि केजी। मोल अपॉन केजी हमारी ये मोलैलिटी की यूनिट हो गई। यहाँ पर सारी चीज़ें सेम हैं। नॉर्मेलिटी के टाइम पे हमारा यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं क्योंकि हम बिलो में यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट लगाते हैं। मोलैरिटी के टाइम पे सब कुछ सेम होता है बट हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट लगाते हैं। और हम मोलैलिटी के टाइम पे सारी चीज़ें सेम रहती है मोलैरिटी वाली, बस जो यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया था उसकी जगह पर हम सॉल्वेंट का वेट लगाते हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन घुमा करके दे सकता है, आपसे मोलैलिटी पूछी गई है लेकिन आपको जो है उनका वेट नहीं दिया गया कि कितने ग्राम है कितना क्या है, उसके बदले में आपको उसने मोल्स दे दिए हैं। तो अगर आपको मोल्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल किसी के 5 मोल मिल गए, किसी के 10 मोल मिल गए, तो आपको उनका मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स बी अपॉन एक्स ए। अगर आपको बी सब्सटेंस की मोलैलिटी निकालनी है तो बी का मोल फ्रैक्शन अपॉन ए का मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए जो कि हमारा सॉल्वेंट है। अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो ये यही वाला फॉर्मूला है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। यहाँ पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसी को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उससे ये वाला फॉर्मूला आया है। ठीक, अब उसके बाद अगर हम अपनी चौथी क्वांटिटी की बात करें तो वो है हमारा मोल फ्रैक्शन जो हम यहाँ पर यूज करें हैं। मोल फ्रैक्शन होता है हमारा मोल्स ऑफ सब्सटेंस ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि अगर 2 सब्सटेंस हैं और उनमें से एक के मोल 5 हैं एक के 10 हैं, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ए के लिए, तो हम उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे 5 अपॉन 5 प्लस 10। टोटल मोल्स नीचे रहेंगे और उसका मोल ऊपर रहेगा, ये हमारा मोल फ्रैक्शन हो गया। अब हम टोटल मोल्स ए और बी दोनों को मिलाकर इसका जो एडिशन होता है 1 आता है। बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हमारी जो 5th क्वांटिटी है वो है हमारी फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वेट रखते हैं, नीचे हम फॉर्मूला वेट रखते हैं और 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। ये जो हमने 1000 यहाँ पर यूज करा है वो बस इसी रीजन से क्योंकि हमने वॉल्यूम को ml में लिया है, तो हम यहाँ पर ऊपर 1000 का यूज करेंगे। इससे बहुत कम ही रेयर टॉपिक में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, नहीं तो फॉर्मेलिटी से कोई खास क्वेश्चन नहीं आते हैं नीट में। अब अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने ppm और ppb, m फॉर मिलियन यानी कि 10⁻⁶, ppb b फॉर बिलियन यानी 10⁹ और ppm का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर ppb है यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ppb का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁹। ये भी गाइस कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कभी कभी ppm को यूज़ कर लिया जाता है हमारे क्वेश्चंस में, तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि ppm का मतलब क्या है। अब अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ हमारी होती है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी जो हमारी होती है उसको हम लिख सकते हैं वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर हम वॉल्यूम को लीटर में लिखते हैं तो यहाँ पर ऊपर 1000 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस फॉर्मूले को अगर इससे हम डिराइव करते हैं तो ये आके आ जाएगा हमारा स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूले का काफ़ी बार क्वेश्चन में यूज हो जाता है बट ऑल्दो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो हमारे हो जाते हैं वेट अपॉन वेट परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज या फिर वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं भी नहीं आता है, बस इनको क्वेश्चन में यूज कर लिया जाता है। तो आपको आना चाहिए कि इनकी मीनिंग क्या है और इससे कोई दूसरा चीज़ निकाली जा सकती है कि नहीं। जैसे अगर हम बात करें वेट अपॉन वेट परसेंट की, तो ये हमारा होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि जो हमने मोलैलिटी निकाली थी उसमें हमने मास ऑफ सॉल्यूट रखा था नीचे, और वेट बाय वेट परसेंट जो होता है उसमें हम मास ऑफ सॉल्यूशन रखते हैं नीचे। फिर उसके बाद अगर हम वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो ऊपर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज में निकाल रहे हैं।
वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो हो जाएगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम नेक्स्ट टर्म पे अगर जाते हैं, हमारा नेक्स्ट टर्म आता है रिलेशंस का। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमारे डायरेक्ट रिलेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं, हमको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर हम मोलैरिटी की बात करें गाइस, ये जो फॉर्मूले हैं याद करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप वहाँ पर जा करके दोनों के रिलेशन लिखो, दोनों फॉर्मूले लिखो और उनसे निकाल लो, या फिर जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके थ्रू क्वांटिटी निकाल लो। बट अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो सकते हैं, याद कर सकते हो तो कर लो, क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर मोलैरिटी की, तो यहाँ पर लिखना है मोलैरिटी और उसके इक्वलिटी में आ जाएगा वेट अपॉन वेट परसेंट इंटू उसकी जो डेंसिटी दी हुई होगी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी इक्वल्स टू हो जाएगा वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बहुत बार ये होता है नीट में, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। आपको डेंसिटी दे दी जाएगी, उसके बाद उसका वेट परसेंट दे दिया जाएगा और उससे मोलैरिटी पूछ ली जाएगी। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है और तुरंत मोलैरिटी निकालना है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये 3 स्टार आपको फॉर्मूला हो गया। उसके बाद अगर नॉर्मेलिटी पूछा गया तो इस मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी से हटा दो, यानी कि जैसे हमने देखा था कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, इसको पुट करो और ये वाला फॉर्मूला आपका आ जाएगा, कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक फॉर्मूला आता है मोलैलिटी के रिलेशन में, ये सारी चीज़ें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको फॉर्मूले को यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करो मोलैरिटी में, ये वाला फॉर्मूला भी आपका निकल के आ जाएगा। यानी कि इसकी समरी यही है कि एक फॉर्मूला याद रख लो, मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। पूरे फॉर्मूले यहीं से डेराइव हो जाएंगे। बट फिर भी अगर याद रख सकते हो तो ये याद रख लेना, मोलैरिटी इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस बी, यानी कि सॉल्यूट। ये याद रखना है कि नीचे प्लस आता है और ऊपर मल्टीप्लिकेशन आता है। जनरली अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा था कि हमारी जो नॉर्मेलिटी होती है वो या तो बड़ी होगी या तो इक्वल होगी मोलैरिटी से, ऐसे ही जनरली क्या होता है, हमारी जो मोलैलिटी होती है वो हमारे मोलैरिटी से ज़्यादा होती है अगर हमारी जो डेंसिटी है वो इक्वल्स टू 1 ग्राम पर सीसी है। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं डाइल्यूशन पे। अगर डाइल्यूशन किया गया है तो आप क्या करो, मोलैरिटी ऑफ सब्सटेंस 1 यानी कि डाइल्यूशन के पहले की मोलैरिटी, डाइल्यूशन के पहले की उसका वॉल्यूम, और उसको इक्विवेलेंट कर दो मोलैरिटी जो हमारी डाइल्यूशन के बाद हो गई और जो हमारा वॉल्यूम डाइल्यूशन के बाद है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। अगर वहाँ पर नॉर्मेलिटी दी गई है, यानी कि या फिर इनडायरेक्टली वहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करी गई है, इक्विवेलेंट वेट दिया गया है, तो आपको नीचे वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये हमारा नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन एंड उसको इक्विवेलेंट कर देना है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। काफ़ी बार क्या करते हैं, एसिड और बेस दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर आपसे पूछ लेते हैं कि क्या चीज़ होगी। तो इसका सिंपल बेसिक सा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के पहले जितना जो कुछ है उसको बात कर देना है रिएक्शन होने के बाद से। यानी कि अगर एक एसिड दिया गया है एक बेस दिया गया है तो दोनों में से जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो और इसको फाइनल वाले के इक्विवेलेंट कर दो, यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा। बट अगर आप सॉल्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर फॉर्मूला दूसरा हो जाता है, N1V1 रख सकते हो या फिर N2V2 रख सकते हो और टोटल वॉल्यूम रख दो, यहाँ से आपकी नॉर्मेलिटी मिल जाएगी बाद वाली। यानी कि हमारा जो ये फॉर्मूला था इसी को हमने मॉडिफाई करके ये निकाल लिया है। अब बात करते हैं हमारे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। इससे रेयर केसेस में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, जेई एडवांस या फिर जेई मेंस में से क्वेश्चन आते हैं। बट एक बार देखने में क्या जा रहा है, ये जो रिएक्शन दी गई है यही सेम रिएक्शन लिख करके आएगी। आपको देख लेना कितना ml यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, उस ml के हिसाब से फॉर्मूले बनेंगे। अगर नॉर्मेलिटी पूछा है तो वो हो जाएगा x/5.6 और अगर मोलैरिटी पूछा है तो हो जाएगा x/11.2। ये हमारा x क्या होता है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ O2 है जो कि प्रोड्यूस हुई है STP की कंडीशन में बाई डिकम्पोजिशन ऑफ यूनिट, यानी कि 1 ml वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। अगर हम इसको स्ट्रेंथ वाले फॉर्मूले से इसको मिलाना चाहें तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा स्ट्रेंथ इक्वल्स टू x/5.6 इंटू 17। और अगर इसको परसेंटेज स्ट्रेंथ में देखना चाहें तो फॉर्मूला हो जाएगा x/5.6 इंटू 17/10। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे फॉर्मूले की, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से भी नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक 3 स्टार टॉपिक है, इसके सारे फॉर्मूले जरूर से याद रख लेना। अब बात करते हैं अगर हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो हमारा वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, वो वेपर कम बनने पाएंगे, आपस में उनका इंट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दूर दूर नहीं होने पाएंगे तो हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है, जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वेपर प्रेशर के। अगर हम लॉग फॉर्म में जो फॉर्मूला डायरेक्टली नीट में पूछ लिया जाता है, जो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही लिखा जाएगा वो ये है, लॉग P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन अपॉन 2.303 इंटू R, और यहाँ पर T2 माइनस T1 और नीचे T2 मल्टीप्लाइड बाई T1।
ये फॉर्मूला डायरेक्टली नीट में पूछ लिया जाता है। PYQ में आपको ये नीचे वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। d/dt यानी कि डिफ्रेंसिएशन फॉर्मेट में अगर इस लाओगे लॉग वाले फॉर्मूले को तो आ जाएगा d/dt मल्टीप्लाइड बाई ln p इक्वल्स टू प्लस डेल्टा h बाई r अपॉन मल्टीप्लाइड में 1/t का होल स्क्वायर। तो गाइस इस वाले फॉर्मूले को जरूर से याद रख लेना, ये PYQ का क्वेश्चन है। अभी जब PYQ सॉल्व करोगे ये वीडियो के बाद तो ये क्वेश्चन जरूर से मिलेगा। अब हमारा थर्ड होता है कि हमारा मोर वोलेटाइल जो चीज़ है वो हमारी ज़्यादा वेपर प्रेशर देगी, और वेपर प्रेशर और हमारे बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अगर ज़्यादा वोलेटाइल है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर देगी और उसका वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ऐसे भी देख सकते हो कि अगर कोई चीज़ गर्म करने पे कम टेम्परेचर पे वेपर बन जा रही है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। और अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा है यानी कि वो ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पर वेपर प्रेशर जो है एक इंटेंसिव चीज़ है जो हमारी शेप की वजह से चेंज नहीं होगी। अगर आप कोई भी प्रकार का किसी भी शेप का, स्क्वायर शेप का ले लो, रेक्टेंगल ले लो, किसी भी शेप का ले लो, उसकी वजह से कोई इसमें डिफरेंट नहीं होगा, कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा। उसके पीछे रीजन ये है वेपर प्रेशर हमारी एक इंटेंसिव क्वांटिटी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, वो है हमारा राउल्ट्स लॉ। इससे भर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो ये हम पहली बार देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही वोलेटाइल हैं, दोनों लिक्विड हैं, दोनों यहाँ पर वेपर प्रेशर देंगे और दोनों वोलेटाइल हैं। अकॉर्डिंग टू डेल्टन हमारा जो है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो हमारे P∆A और P'(B) दोनों के एडिशन के बराबर होगा। अब अगर हम ये जो प्रेशर है A की वजह से प्रेशर और B की वजह से प्रेशर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। अब अगर हम इनको राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो हमारा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P∆A यानी कि A का जो प्योर स्टेट में ओरिजिनल फॉर्म में जो प्रेशर था उसमें उसके हमको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है प्रेशर ओरिजिनल स्टेट का B का और उसका मोल फ्रैक्शन जो हमने ऊपर डेल्टन वाले को लिखा है उसको सिंप्लीफाई कर दे तो हमारा राउल्ट्स लॉ आ जाता है। अब दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो हमारा आ जाएगा जो भी हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर है, और इन दोनों में से हमने क्या करा, P0A को कॉमन ले लिया। अब P0A को कॉमन लेंगे और ये जो ये वाला पोर्शन है इसको यहाँ रखने के बाद हमारा टोटल, बहुत बार ये होता है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है दोनों आपस में कन्वर्जन का। अब अगर आप यहाँ से जाके कन्वर्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखनी है कि जो भी चीज़ आपने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन में ली है वो हमेशा बड़ी होगी, अंदर पॉजिटिव में आएगी और बाहर उसका नामो निशान नहीं होगा। यानी कि अगर प्रेशर की हम बात करें P∆A हम बाहर रख रहे हैं तो हमारा P∆A यहाँ पर अंदर होगा और माइनस में होगा। नीचे देखें ट्रिक के अकॉर्डिंग कि हम जो चीज़ यहाँ पर ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन वो चीज़ बाहर बिल्कुल भी नहीं होगी और अंदर बड़े की साइड होगी। यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमने यहाँ पर A का मोल फ्रैक्शन लिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे P0B यानी कि ओरिजिनल स्टेट में B का प्रेशर, और हमने यहाँ पर ∆A लिया, मोल फ्रैक्शन A का लिया है, तो अंदर यहाँ पर A जो भी हमारा प्रेशर है A की ओरिजिनल स्टेट में वो हमारा बिगर साइड में होगा, यानी कि उससे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज़ का ट्रिक का यूज कर सकते हो और डायरेक्टली क्वेश्चन सही करो। उसके बाद अगर हम वेपर फेज़ की बात करें तो हमारा ये हो जाता है फॉर्मूले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको भी लिख लेना। हमारा वेपर फेज़ में इसका जो होता है डिफरेंशियल मोल यानी कि मोल फ्रैक्शन, ये हमारा P'(A) और P सॉल्यूशन, जो हमारा A का उस टाइम पे प्रेशर पड़ रहा है और जो सॉल्यूशन का है उनके ये वाले रिलेशन पे आता है। सॉल्यूशन के प्रेशर को हम नीचे अगर डिनोमिनेटर में पुट कर दें तो यहाँ हमारा वेपर फेज़ में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। सेम फॉर B सब्सटेंस, B की वजह से प्रेशर लिखना है और टोटल प्रेशर लिखना है अपॉन में, तो B का वेपर फेज़ में उसका जो भी मोल फ्रैक्शन है वो आ जाएगा। अब अगर हम दूसरे बात करें सॉलिड और लिक्विड की, यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो वोलेटाइल होगा और जो सॉलिड है वो हमारा नॉन वोलेटाइल होगा, तो इसकी वजह से हमारा प्रेशर भी इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि 1 होता है और 1 को नेगलेक्ट कर देते हैं। वो 1 नहीं, वो एक कांस्टेंट होता है, बट पढ़ाते टाइम काफ़ी सारे टीचर्स उसको 1 लेके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो P सॉल्यूशन का है वो हमारा P0A यानी कि प्योर फॉर्म में A का प्रेशर इंटू मल्टीप्लाइड बाई प्योर फॉर्म में हमारे A का प्रेशर, उससे मल्टीप्लाई है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा B है वो हमारा सॉलिड है और सॉलिड का कोई भी प्रेशर नहीं मानते हैं। अब अगर हमारा P0A है ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो रिलेशन की बात करें तो जितना हमारा सॉल्यूशन का प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A के। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन कम होगा प्रेशर कम होगा। यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जो हमने P0B है उसको अगर हम 0 कर देंगे और हम अपने ये वाले फॉर्मूले में आकर के पुट कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो ये होगा
पी नॉट ए माइनस पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल एक सिंपल से ये स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले याद रखने, एक डेल्टन का एक राउल्ट्स का, और इसके अकॉर्डिंग ही करते जाना है। बी हमारा सॉलिड हो गई, ये टर्म हमारी जीरो हो गई, तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ को हम और कैसे लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले की। तो यहाँ पर से अगर तुम सोचो ये जो पोर्शन है इसको नीचे भेज दो डिनोमिनेटर में, इस पे तो ये हो जाएगा प्योर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन प्योर प्रेशर ऑफ ए, जो कि इक्विवेलेंट होगा हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। ठीक, उसके बाद अगर हम इसको और जाके सॉल्व करते हैं तो हमारा प्योर प्रेशर ऑफ ए माइनस प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन का प्रेशर, ये हमारा इक्वल आ जाता है मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका ही सॉल्व फॉर्मेट में है, और जो क्वेश्चन मिलते हैं हमारे डाइल्यूशन के मिलते हैं, डाइल्यूटेड होते हैं, तो हम इसकी जगह पर यहाँ पर पी एस लिख के करेंगे, हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। अब हम बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो हमने जो ऑब्जर्व करा है वेपर प्रेशर और जो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है, आइडियल सॉल्यूशन के केस में दोनों इक्वल होंगे, पहले और बाद का वेपर प्रेशर चेंज नहीं होगा। और अगर यही चीज़ हम वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए करें तो वो भी हमारी आइडियल के लिए सेम सेम होगी। इंट्रैक्शन पहले का और बाद का, इंडिविजुअल का और बाद का उनका सेम सेम होगा। डेल्टा एच मिक्स उनका जीरो होगा, डेल्टा वी मिक्स उनका जीरो होगा, ना वॉल्यूम पे कोई चेंज आएगा, ना हमारा एंट्रोपी एंथैल्पी पे कोई चेंज आएगा, और हमारा डेल्टा एस मिक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। अब बात करते हैं हमारे जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव डेविएशन देंगे या तो वो निगेटिव डेविएशन देंगे। यानी कि अगर वॉल्यूम उनकी मिलाने के बाद बढ़ जा रही है तो वो पॉजिटिव वॉल्यूम दिखाए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई उनको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वॉल्यूम घट गई तो वो हो जाएंगे निगेटिव डेविएशन, तो हो जाएगा हमारा निगेटिव डेविएशन। ठीक, तो अगर हम ऑब्जर्व वेपर प्रेशर की बात करें तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, और अगर निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट को आपको डायरेक्ट नहीं याद रखना है, मैंने बताया था कि अगर कोई वेपर प्रेशर ज़्यादा दे रहा है यानी कि कम ही बॉइलिंग पॉइंट पे वो उबल जा रहा है, तो इन पे इन्वर्स रिलेशनशिप थी, तो यहाँ पर भी इन्वर्स होगी। पॉजिटिव डेविएशन में हमारी वॉल्यूम पॉजिटिव होती है, हमारा वेपर प्रेशर पॉजिटिव होता है, बट हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा कम हो जाता है। और नॉन आइडियल के केस में हमारी जो वेपर प्रेशर है वो कम हो रही है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। और दोनों के बीच के इंट्रैक्शन की बात करें, अब अगर हमने पॉजिटिव डेविएशन लिया है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और कम में ही वो चीज़ें उबल जा रही हैं, यानी कि उनके बीच में जो इंट्रैक्टिव फोर्स आया है वो कम हो गया है। पहले उनका इंडिविजुअल का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बाद के सॉल्यूशन से ज़्यादा था, अब जो सॉल्यूशन में है कम आ रहा है। और अगर वो निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो बाद का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमारा और ज़्यादा बढ़ गया है, और जो हमारा ऑब्जर्व वेपर प्रेशर है वो हमारा कम हो गया है। डेल्टा एच मिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो पॉजिटिव डेविएशन है डेल्टा एच मिक्स उसमें पॉजिटिव होगा, और जो निगेटिव डेविएशन है वो उसमें डेल्टा एच मिक्स हमारा निगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी मिक्स की बात करें, अगर डेल्टा जी मिक्स की बात करते हैं तो ये हमारा लेस देन जीरो होता है। और ये जो लास्ट के दो टॉपिक हैं ये नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन हो या फिर नॉन आइडियल का निगेटिव डेविएशन हो, दोनों के लिए सेम सेम रहते हैं। डेल्टा एस मिक्स हमेशा बढ़ना चाहिए सॉल्यूशन बनने के लिए, और डेल्टा जी मिक्स हमेशा कम होना चाहिए जीरो से सॉल्यूशन बनने के लिए, नहीं तो सॉल्यूशन फॉर्म ही नहीं होता है। अब इनके एग्जाम्पल्स जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। पॉजिटिव डेविएशन वालों के एग्जाम्पल में आपको क्लोरोफॉर्म देख लेना है या फिर CHCl3 देख लेना, उनके जितने भी होते हैं ज़्यादातर यही होते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया इथेनॉल का प्लस वाटर के साथ में, मेथेनॉल का प्लस वाटर के साथ में, इथेनॉल का हमारे बेंजीन के साथ में, इथेनॉल का हमारे एसीटोन के साथ में। ठीक, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ में जो चीज़ें आ रही हैं या फिर हमारे ये जो CHCl3 आ गया क्लोरोफॉर्म के साथ में, तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाएंगी। अब अगर हम निगेटिव डेविएशन की बात करें तो CHCl3 अकेला है यहाँ पर, उसके साथ में क्या चीज़ें आ रही हैं, ये हमारा HNO3 प्लस वाटर हो गया, HCl प्लस वाटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर दो चीज़ें और सामने आती हैं, जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो करे हैं उनका हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो गया था, तो वो हमारे बन जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन इससे पूछ सकता है और एग्जाम्पल मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से पूछ सकता है। तो जैसे वहाँ पर दिखा आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक, तो आपको याद करना है कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल होंगे। और अगर बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ रहा है यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, यानी कि उन पे निगेटिव डेविएशन हुआ होगा और उनका वॉल्यूम कम हो गई होगी।
अब अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें, लास्ट में आपको कुछ नहीं करना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका नेचर सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, उनका नेचर सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। उन पे नंबर ऑफ सॉल्यूट की वजह से फ़र्क पड़ता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट से। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट उतनी ज़्यादा ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। दोनों डायरेक्टली रिलेशनशिप में होते हैं। जैसा नेचर ऑफ सॉल्वेंट वो भी उसके डायरेक्टली रिलेशनशिप में होता है और नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है। अब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाले हैं। इनके लिए अगर हम बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका फॉर्मूला हो जाता है प्योर स्टेट में हमारे A का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन में P0A, प्योर फॉर्म में हमारे A का प्रेशर। इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ हमारे सॉल्यूट के। तो ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद अगर हम वही बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करें तो वो हमारा होता है डेल्टा TB, यानी कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया है उसके लिए होता है KB इंटू M। यहाँ पर जो हमारा KB है ये हमारा सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, ना कि हमारे सॉल्यूट की। इसी वजह से जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं वो हमारे सॉल्यूट के नेचर पर नहीं डिपेंड कर रही हैं, हमारे सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड कर रही हैं। इसकी यूनिट काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, या फिर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिख दो, केल्विन kg पर मोल, या फिर ये जो हमारा kg और ये है ये सब मिला करके हमारा मोलल बन जाएगा, बट अपॉन में, क्योंकि यहाँ पर मोल नीचे आ रहे हैं। मोल अपॉन kg होता तो डायरेक्ट मोलल है, और एक kg अपॉन मोल है, यानी कि इन्वर्स है मोलैलिटी का। यहाँ पर लिखेंगे केल्विन इंटू इन्वर्स ऑफ मोलल, यानी कि केल्विन अपॉन मोलल सॉल्यूशन हो जाती है। आपको ये केबी का फॉर्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केबी हमको क्वेश्चन में प्रोवाइड करा जाता है, बट कुछ केसेस में अगर नहीं दिया जा रहा है, नीट में तो प्रोवाइड करा ही जाता है बट मॉक टेस्ट में नहीं देते, तो उसके लिए ये याद रख लेना, वाटर का जो केबी है 0.52 होता है और CCl का केबी हमारा 5.02 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और ये हमारा फॉर्मूले में जो हमने लिखा है M, ये हमारी मोलैलिटी है। उसके बाद हमारा जो डिक्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, उसके लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। यहाँ पर ये मोर कन्वीनियंट है फॉर मेजर मोलल मास ऑफ सॉल्यूट देन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम बात करें कि हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो हमारे लिए जो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि और ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है एज दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं थ्योरी बेस्ड, बट वो एडवांस लेवल का है, यहाँ पर नीट में नहीं आने वाला है। वाटर की बात करें तो वाटर का हमारा KF होता है 1.86, कैंपर की बात करें तो कैंपर का होता है 39.70। फिर अगर हम अपने प्रेशर की बात करें, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, तो उसको डिनोट करते हैं पाई से। पाई इक्वल्स टू होता है CRT, या फिर अपने टर्म्स में याद रख सकते हो NRT। ठीक, अब 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 डिग्री सेल्सियस में जो हमारे RT का मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा होता है 24.6 लीटर ATM। हम प्रेशर की बात करें तो यहाँ पर हम लीटर और ATM पे बात करेंगे, और ये 25 डिग्री और ये 27 डिग्री, इन्हीं पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो वैल्यू है 24.6, इसको याद कर लेना, तो नीट के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, अब अगर हम कोई मिक्सचर मिल रहा है हमको तो उसका P1 V1 प्लस P2 V2 ऐसे डैश 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 करके ऐड कर देना है, वो हो जाएगा टोटल उसका। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सेप्शन केसेस के। तो अगर हम I यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस टोटल n इंटू अल्फ़ा, और दूसरा होता है 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n। यहाँ पर अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो डायरेक्ट रिलेशनशिप में आते हैं। अगर हमारी I इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अगर I हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप में है तो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर दोनों डिक्रीज़ हो जाएंगे। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या फिर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारी होती हैं I इंटू थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, या फिर जो हमारी नेचुरल है नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के। तो जब I इंट्रोड्यूस हो जाए क्वेश्चंस में तो हमको ये वाले फॉर्मूले लगा लेने हैं। ऑब्जर्व इक्वल्स टू I इंटू थ्योरेटिकल वाला, यहाँ पर I का ये रिलेशन मिल गया। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि I इंक्रीज़ हुआ, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, या फिर हमारा बॉइलिंग पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे आपके। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू I इंटू एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट या फिर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट।
सारे फॉर्मूले याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दो फॉर्मूले याद रख लो और उनसे आगे के फॉर्मूले को डिराइव कर लो। गैस की बात करें, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं सॉल्युबिलिटी बेसिस के। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हमारी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है और हमारे सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। जैसे हमारा HCl हो गया, SO2 हो गया, NH3 हो गया, इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी ज़्यादा होगी O2 से, H2 से और हीलियम से। ठीक, तो ये हमारा टेम्परेचर के इन्वर्स में होती है। जैसे देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है काफ़ी ठंडी जब होती है तभी अच्छी लगती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंडी कोल्ड ड्रिंक होगी उसमें उतनी ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी होगी, उसमें CO2 उतने अच्छी तरीके से मिक्स होगा। तो टेम्परेचर के इन्वर्स रिलेशनशिप में और ये पी के डायरेक्टली रिलेशनशिप में, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस होगी। इसीलिए अगर कोल्ड ड्रिंक को देखो तो वो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर रखी जाती है। जब आप उसको उसकी बॉटल के कैप को ओपन करते हो तो उसका हाई प्रेशर अचानक से निकलता है और उसको ठंडा करके रखते हैं ताकि जो CO2 है अच्छे से मिक्स रहे। यहाँ से एक ये भी आप पॉइंट देख सकते हो कि अगर आप बात करो लॉजिकली, तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो उससे हमारी प्यास जल्दी बुझती है बजाय जब गर्म पानी पीते हैं, क्योंकि जो हमारा कोल्ड वाटर है उसका टेम्परेचर कम है, उसमें हमारे O2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है, तो हमारी प्यास जल्दी बुझ जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर KH हमारा इंक्रीज करा तो सॉल्युबिलिटी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। क्यों? क्योंकि KH जो है हमारा वो हमारे इन्वर्स में आ जाएगा। जो KH है हेनरी कांस्टेंट, वो हमारे सॉल्युबिलिटी के इन्वर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने प्रेशर रख रखा है पार्शियल प्रेशर, उसके बाद मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, जब इसको जाके सॉल्व करोगे तो ये हमारे इन्वर्स में आ जाएंगे। तो टेम्परेचर जो है हमारा, टेम्परेचर KH के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है और जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो हमारे इन्वर्स प्रोपोर्शन में आता है। यहाँ पर हमारा जो KH है ये हमारा कांस्टेंट है, अगर इसको आगे जाके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा x/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/KH, जो कि बाद में हो जाता है हेनरी कांस्टेंट। इस वजह से ये हमारे प्रेशर के इन्वर्स में है और प्रेशर सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्टली में खेलता है, तो KH अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। KH हमारा और टेम्परेचर डायरेक्टली खेलते हैं, KH बढ़ा हमारा तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। अब हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं PYQs अपने। अगर हम PYQ की बात करें तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया था हमारे 2025 में। 5 मोल्स हैं हमारे लिक्विड X के और 10 मोल्स हैं हमारे लिक्विड Y के। अब इनका एक सॉल्यूशन बनाया गया है हैविंग अ वेपर प्रेशर ऑफ 70 टॉर का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एंड आर 63 टॉर एंड 78 टॉर रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन हमको बताना है आइडियल है कैसा नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें 5 मोल्स हमारे X के हैं, 10 मोल्स हमारे Y के हैं और उनका वेपर प्रेशर 70 हो गया है और इनका जो अलग अलग दिया 63 और 78 दिया गया है। तो अब हम यहीं पर आते हैं, हमको 1 के 5 मिले हुए थे तो हमने 5 रखा, अपॉन पे दोनों का ऐड करके 15 हो जाएगा। हमने फॉर्मूला अपना वही वाला लगाया है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेशर के लिए ये वाला पढ़ा था, P सॉल्यूशन, ये P डेल्टा XA P डेल्टा ये वाला फॉर्मूले को ही हमने वहाँ पर यूज करा है। अब इस फॉर्मूले का यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा इंटू उस चीज़ का शायद 63 दिया था प्लस हमारा 10/15 इंटू 78 दिया था। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये हमारा 2/3 हो जाएगा। अब हम इससे 3 से 3 काट देंगे, 2 1 21 ये हो गया और ये 26 हो गया, यानी कि 21 प्लस 26 का 2 टाइम्स यानी कि 52, ये आ गया हमारा 3 और 73। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो वेपर प्रेशर आया हुआ है वो हमारा वेपर प्रेशर आया 73 टॉर और यहाँ पर दिया है 70 टॉर, यानी कि जो अगर फॉर्मूले से करते तो 73 आता, बट एक्चुअल में वो 70 आया, यानी कि आइडियल से कुछ कम होकर आया है। और कम कौन सी कंडीशन में होता है? जब हमारा होता है निगेटिव डेविएशन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हमको मैचिंग करनी है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी, एलॉय, अमलगम और स्मोक। तो हमको ह्यूमिडिटी का तो पता है अच्छे से कि ये लिक्विड का गैस के साथ में मिक्सचर होता है, यानी कि A का 2 के साथ ही बनेगा। तो देखो A का 2 इसमें भी है, C में भी है और D में भी है। जो हमारा A का है वो 2 हमारा 2 ऑप्शन में मिल रहा है, A के साथ में सेकंड। अब हम जब आगे जाएंगे, अगर हम एलॉय की बात करें तो ये Hg के साथ में मिक्सचर होता है। Hg यानी कि हमारा सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो B हमारा 4th के साथ में हो गया। और अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक सॉलिड इन गैस होता है, क्योंकि स्मोकिंग सिगरेट से जाके रिलेट कर सकते हो, तो सॉलिड इन गैसेस का होता है, तो इसका भी D ऑप्शन हो जाएगा 4th। सबसे पहले आपको ह्यूमिडिटी का कर लेना है, फिर उसके बाद अमलगम्स, क्योंकि Hg के साथ होता है और Hg हमारा लिक्विड स्टेट में होता है, तो हमारे C का 4th हो जाएगा और आंसर भी हमारा 4th हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल सॉल्यूशंस विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हम यहाँ पर आते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हुई हैं। जैसे जो भी हमारा क्वेश्चन में ये लिखा Na2SO4, ये आपस में डिसोसिएट हो सकते हैं, तो यहाँ पर I इंट्रोड्यूस हो गई। अब हमारा उसने पूछा बॉइलिंग पॉइंट, क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको हम I के साथ में रिलेट करेंगे, तो हमारा जो I है वो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हमारा डायरेक्टली में था,
बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमारा डायरेक्टली में था और प्रेशर के लिए भी हमारा डायरेक्टली में था और फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के लिए हमारा इन्वर्सली में था। तो यहाँ पर बात करते हैं 0.01 और Na2 यानी कि 2Na प्लस SO4 यानी कि टोटल 3। तो ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.03। ये कुछ नहीं होगा, ग्लूकोज है तो ये हो जाएगा 0.15। यूरिया भी कुछ नहीं होगा और हमारा ये जो KNO3 है ये टूटेगा, ये दो फॉर्म में, दो डिवीजन में हो जाएगा तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑप्शन में हो गया 0.03 हो जाएगा, सेकंड में हमारा 0.015, थर्ड में 0.01 और इसमें हो जाएगा 0.02। तो सबसे ज़्यादा हमारा ए ही है तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। इतना कुछ लंबा सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं उसमें। अब अगर हम बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारा ऑर्गेनिक है तो हमने जो रूल पढ़ा था लाइक डिजॉल्व्स लाइक, उसके अकॉर्डिंग ही जो इसमें ऑर्गेनिक टाइप के होंगे वो ज़्यादा डिसॉल्व होंगे बजाय जो हमारे आयनिक है। तो NaCl हमारा बिल्कुल आयनिक है तो NaCl सबसे लास्ट में होना चाहिए। तो हमारे फर्स्ट ऑप्शन में भी NaCl लास्ट में, सेकंड में भी NaCl लास्ट में है, साइक्लोहेक्सेन दोनों में आगे आ गया। अब बात करते हैं CH3CN की और CH3OH, तो दोनों में किस में से ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है। अब हमारा जो CH3 और CN है ये जल्दी हमारा डिसोसिएट हो जाएगा बजाय CH3OH के, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाती है उसकी वजह से ये CH3O माइनस प्लस H+ में टूटता है। तो हमारा सही ऑप्शन ए ही है। ये CH3CN ज़्यादा आयनिक है इसकी वजह से ये और पीछे चला गया। अब अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको मास ऑफ ग्लूकोज दे दिया गया, रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ 15 ग्राम्स पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। दोनों का मोलर मास दिया हुआ है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइसोटोनिक बोला गया है। आइसोटोनिक से तुरंत याद आना चाहिए कि ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का हमारा 15 ग्राम्स पर लीटर है तो हम ग्लूकोज और जो हमारा ये यूरिया इन दोनों के लिए अगर हम सॉल्व करेंगे इसका मोलर मास हो जाएगा 1, इसका जब हम मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है समथिंग लाइक 180 और जो हम यूरिया है इसका आता है 60। तो अगर हम अपने फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले पे जाते हैं, फॉर्मूले पे पुट करते हैं हमारा पाई का जो फॉर्मूला था CRT। अब दोनों साइड में सेम सेम है तो ये C1 और ये और यहाँ पर हो जाएगा C2 RT, RT से RT कैंसिल, C1 हमारा मास 1 का और अपॉन में हम ग्लूकोज का रख देते हैं 180 इक्वल्स टू हमारा दूसरे का अपॉन में यहाँ पर उस चीज़ का रख देते हैं 60। और उसके बाद क्वेश्चन में हमारे मास ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है कितना चाहिए प्रिपेयर करना है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक दिया है सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यहाँ से जब जाके इस फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर डी आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे C1 और C2 दोनों के इक्विवेलेंट कर दोगे, उसके बाद ये 180 रख दोगे, यहाँ पर 60 रख दोगे और उसने ये जो 15 दे रखा था ग्राम्स पर लीटर इनवर्स, इसका यूज करते हुए आपका जो इसका आंसर है ये 45 आ जाएगा। और टाइम नहीं है इसकी वजह से बाकी सारे PYQ नहीं करवा पा रहे हैं। एक और देख लेते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, फिर पूछा गया सॉल्युबिलिटी। हमारा हेनरी केस मैंने बताया था इन्वर्स प्रोपोर्शन में होता है तो देख लो कौन सबसे छोटा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो इसमें 2 × 10⁻⁵ यानी कि सबसे छोटा तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा B सबसे ज़्यादा होना चाहिए। हमारे दो ऑप्शन में A और B दोनों में B सबसे ज़्यादा है। अब एक हमारा 35 और एक है 145, जो सबसे छोटा ये हो गया सबसे आगे, फिर उसके बाद 35 C यानी कि हमारा सही ऑप्शन होना चाहिए B। तो B सही आंसर है। टाइम कम होने की वजह से पूरे PYQ नहीं यहाँ पे सॉल्व कर सकते। अगर आपको PYQ का अलग से वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट कर देना, PYQ का अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर नोट्स की PDF चाहिए तो आप कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पूरे नोट्स की PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जिस भी टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस फॉर पेइंग अटेंशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन।